नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए इन सारी वीडियोस के ऊपर। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को। तो चलिए, आपका काम हो गया इधर। अब अपना एक काम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई का, जो आपने पढ़ना है इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं भाई इकोलॉजी क्या होती है, इंडिविजुअल क्या है, जीव क्या है, जीव मिलके पॉपुलेशन समष्टि बनाते हैं, समष्टि मिलके अपना समुदाय कम्युनिटी बनाते हैं और समुदाय मिलके क्या बनाते हैं, अपना इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़े थे अंतरजातीय संबंध, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक है धनात्मक और दूसरे थे ऋणात्मक। धनात्मक के अंदर हमने 3 देखे थे। पहला था अपना सहजीवी, दूसरा था प्राक सहयोगिता और थर्ड था अपना सहभोजिता। इसमें क्या होता है, जो दोनों प्रजाति के जीव हैं तो दोनों को या तो लाभ होगा या दोनों में से एक को लाभ होगा और दूसरे पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऋणात्मक के अंदर क्या देखा था कि दोनों प्रजाति के जीवों में से या तो एक को नुकसान होगा या दोनों को ही नुकसान होगा, इसीलिए उसको बोला था अपन ने ऋणात्मक संबंध। आ गया समझ में। और सहजीवी जीवन में क्या देखा था कि भाई दो प्रजाति के जो जीव हैं वो एक दूसरे के साथ सहजीवी जीवन यापन करते हैं और अविकल्पी तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल हमने देखा था लाइकेन, जिसमें शैवाल और कवक क्या है, साथ साथ रहते हैं। प्राक सहयोगिता क्या था, वो भी एक तरीके का सहजीवी जीवन था, लेकिन वो एक दूसरे से विकल्पी तरीके से रह सकते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग भी सरवाइव कर सकते हैं, जिसे अपन ने कहा था प्राक सहयोगिता। जैसे हमने देखा था कि मगरमच्छ और चिड़िया का संबंध देखा था, उसके अंदर जो हर्मिट क्रैब है और सी एनीमोन है उनके बीच जो संबंध है वो कौन सा था, प्रोटो कोऑपरेशन। आ गया समझ में। थर्ड कौन सा था अपना, सहभोजिता यानी कि कॉमेंसैलिज्म। एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को ना तो कोई नुकसान होगा ना कोई फायदा होगा। तो आर्किड की जो बेल थी पेड़ पे चढ़ जाती है अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो क्या था, कॉमेंसैलिज्म यानी कि अपना सहभोजिता। ऋणात्मक संबंध के अंदर हमने देखा था शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें परजीविता और परभोजिता हमने देखा था। परजीवी क्या होते हैं, यानी कि पैरासाइट, एक प्रजाति के जो जीव है दूसरी प्रजाति के ऊपर रह के अपना जीवन यापन करते हैं। परभोजी क्या था, यानी कि एक प्रजाति का जीव दूसरे प्रजाति के जीव को मार के खा जाता है, तो एक को नुकसान हुआ और एक को लाभ हुआ। ये क्या था, अपना एक्सप्लॉइटेशन था। सेकेंड अपना क्या था, असहभोजिता यानी कि एमेंसैलिज्म। और थर्ड अपन ने इसमें देखा था कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा। दो प्रजाति के जीवों में आपस में क्या होती है, खाने के लिए, रहने के लिए, अपनी टेरिटरी के लिए, इन सभी आवश्यकताओं के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, उसको अपन ने बोला था प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। आ गया समझ में। ये पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। कम्युनिटी मिलकर क्या बनाती है, अपना इकोसिस्टम बनाती है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। अब जैसे आप एक पानी की बूंद ले लो तो वो क्या है, अपना पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो प्रजाति के जो जीव हैं वो प्रेजेंट है। उसके अंदर बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। वो स्थल पे यानी कि पृथ्वी पे हो सकता है, पानी के अंदर हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है। इकोसिस्टम किसी भी चीज़ को आप किसी भी उसको लेके देख लो और उसके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, कौन कौन इंडिविजुअल उसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये सब मिलके क्या बना लेंगे, एक इकोसिस्टम बना लेंगे। आ गया समझ में। सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र के जो जनक है वो कौन है, अपने ईपीओडम। अब इसको कैसे याद रखना है, ई से चालू होता है इकोसिस्टम, तो इसके जनक का नाम भी ई से चालू हुआ यानी कि ईपीओडम। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के इकोसिस्टम के जनक कौन है, अपने ईपीओडम हो गए। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया, एजी टेंसले ने किया। ये आपको याद रखना है कि एजी टेंसले ने शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। और पारिस्थितिकी तंत्र का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, अपने वो कहा जाता है ईपीओडम। ई से इकोसिस्टम, ई से ईपीओडम।
आगे समझ में। अब ओडम ने जो डेफिनेशन दी वो क्या बोला कि पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। आप देखो, अगर इकोसिस्टम नहीं होगा तो क्या अपना पर्यावरण होगा, क्या एनवायरनमेंट होगा भाई। अगर मान लो कि पानी के ऊपर या पानी के अंदर ले लिया आपने, पानी के अंदर अगर मान लो कि पादप प्लवक नहीं हुए, जू प्लैंकटन यानी कि जंतु प्लवक नहीं हुए, मछलियां नहीं हुई उसके अंदर, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और उसी को अपन बोलते हैं इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो ये डेफिनेशन किसने दी? ओडम ने दी। ठीक है। अब जो इकोसिस्टम है अपना पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला होता है जैविक घटक और दूसरे होते हैं अजैविक घटक। जैविक को अपन बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और अजैविक घटक को बोलते हैं अपन एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब भाई इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, अजैविक जैसे नाम से हो रहा है डिफाइन कि अजैविक मतलब कोई भी जीव इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जैसे अपना टेम्परेचर हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ऊष्मा हो गई, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? अजैविक घटकों के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि भाई ये जीव थोड़ी है, कोई इंडिविजुअल थोड़ी है। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, अजैविक घटकों के अंदर। दूसरे अपने आते हैं जैविक घटक, जिसे अपन कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक मतलब कि जीव है, मतलब कि सांसें चल रही हैं। तो ये क्या आ जाएंगे? इसके अंदर अपने जितने भी प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, इंसान आ जाएंगे, जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु है, बैक्टीरिया है, जितने भी ऐसी जो जीव है वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? जैविक घटकों के अंदर आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? जैविक और अजैविक घटक मिलके आपस में क्या बना रहे हैं? अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं। आ गया समझ में? इकोसिस्टम किस किस से मिलके बना है? जैविक घटकों से और अजैविक घटकों से। चलिए इधर देखिए, अजैविक घटक अपने कौन कौन से हो गए? भौतिक राशियां हो गई अपनी, ताप, ऊष्मा, विकिरण, जल, गुरुत्वाकर्षण, ये सारे। क्योंकि ये जैविक घटक नहीं है तो ये क्या हो गए? अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि अजैविक घटक। जैविक घटकों के अंदर जो उत्पादक है, उत्पादक किसको बोलते हैं? पेड़ पौधों को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं उत्पादक। तो उत्पादक की कैटेगरी में किसको रखते हैं अपन? जितने भी पेड़ पौधे हैं, क्या है? जितने भी पेड़ पौधे हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? उत्पादकों की श्रेणी में आते हैं। साथ के साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना काम खुद करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो भी इस कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं पेड़ पौधों के साथ। जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया उत्पादकों की किस में रखे गए हैं? श्रेणी में रखे गए हैं। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। अब देखो, ये तो हो गए अपने उत्पादक। अब उपभोक्ता क्या है? तो इन पेड़ पौधों से खाने को जो ले रहे हैं, अपना भोजन जो प्राप्त कर रहे हैं इन पेड़ पौधों से, वो क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। जैसे मान लो एक ट्री है, एक पेड़ है, वो क्या हो गया? अपना उत्पादक हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद उस पेड़ को कोई भी जानवर खा रहा है, जैसे खरगोश खा रहा है या फिर बकरी खा रही है, कोई भी जानवर उन पेड़ पौधों को खा रहा है तो वो क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। और जैसे हम भी है, सब्जियां खा रहे हैं तो हम क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। अब जो ये उपभोक्ता होते हैं इन्हें अपन कहते हैं कंज्यूमर्स। इन उपभोक्ताओं को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और शीर्षस्थ उपभोक्ता। अब भाई ये क्या चीज है? इनको कैसे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? तो देखो, जैसे मान लो कि कोई पेड़ है तो वो अपना हो गया उत्पादक। उसने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लिया और अपनी ऊर्जा का निर्माण कर लिया। अब पेड़ पौधों के अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा लेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब जो जीव केवल पेड़ पौधे ही खाएंगे, जो केवल शाकाहारी ही होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो केवल पेड़ पौधे खाएंगे वो क्या हो गए? अपने प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। आगे समझ में? या फिर जो अपन प्राथमिक उपभोक्ता है उनको द्वितीयक उत्पादक भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, द्वितीयक उत्पादक भी कह सकते हैं, क्योंकि उत्पादकों के ऊपर ये पलते पड़ते हैं और केवल शाकाहारी होते हैं। तो इनको अपन ने कह दिया द्वितीयक उत्पादक या फिर प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद अपने आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो वो क्या चीज है, तो देखो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं कि जो जीव उन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा रहे हैं। देखो इधर एक स्लाइड के साथ अपन समझते हैं इसमें कि जैसे मान लो, देखिए इधर ये अपना इधर पेड़ है, तो ये क्या हो गया, अपना उत्पादक हो गया नहीं हो गया उत्पादक। फिर उसके बाद इस पेड़ को खाया खरगोश ने। किसने खाया, खरगोश ने खाया, तो ये क्या हो गया, अपना प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। उसके बाद इस खरगोश को खा लिया किसी लोमड़ी ने, जंगल में गया, जंगल में लोमड़ी ने इसको खा लिया, तो ये क्या हो गया, लोमड़ी क्या हो गई, अपनी द्वितीयक उपभोक्ता हो गई, क्योंकि ये लोमड़ी किसको अपना शिकार बना रही है, इस खरगोश को अपना शिकार बना रही है। तो ये क्या हो गई, द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। क्या हो गई, द्वितीयक उपभोक्ता। अब मान लो कि इससे भी बड़ा कोई जानवर आ गया, लोमड़ी से बड़ा मान लो कि शेर आ गया, और शेर ने खा लिया इस लोमड़ी को, तो ये शेर क्या हो गया, अपना शीर्षस्थ उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया, शीर्षस्थ उपभोक्ता, यानी कि सबसे ऊपर रहने वाला, शीर्ष पे रहने वाला जो कौन हो गया, अपना शीर्षस्थ उपभोक्ता हो गया, जिसको कोई भी मार के नहीं खाएगा। आगे समझ में। तो इस तरीके से जो उपभोक्ता है उसकी कैटेगरी बनाई गई है, 3 कैटेगरी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और शीर्षस्थ उपभोक्ता। उसके बाद आते हैं अपघटक। अपघटक क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर जितने भी फंगस, बैक्टीरिया हैं, यानी कि जीवाणु हैं, कवक है, वो क्या आ जाएंगे, किसके अंदर आ जाएंगे, अपघटक के अंदर आ जाएंगे। जितने भी जीवाणु, कवक है, वो किसके अंदर आ जाएंगे, अपने अपघटक के अंदर। तो आगे समझ में, जैविक घटक कौन कौन से हो गए, अपने उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए और अपने अपघटक हो गए। अजैविक घटक कौन कौन से हो गए, अपने जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो सारी अपनी अजैविक घटक के अंदर आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तंत्र के प्रकार। अब भाई इकोसिस्टम में बहुत टाइप के हो सकते हैं, पानी का इकोसिस्टम हो गया, लैंड का यानी कि पृथ्वी का इकोसिस्टम हो गया, धरातल पे, तो बहुत तरीके के इकोसिस्टम जो है वो होते हैं। तो इकोसिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक क्या होते हैं कि जो नेचुरली पहले से ही पर्यावरण में उपस्थित है उन्हें अपन कहते हैं प्राकृतिक, और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं, यानी कि मैन मेड जो होते हैं, मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए हैं, वो क्या है, अपने कृत्रिम इकोसिस्टम, यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। नेचुरल कौन से हो गए कि भाई ऑलरेडी जो पहले से ही पर्यावरण के अंदर उपस्थित है। तो जो अपने नेचुरल इकोसिस्टम है उनको अपने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, स्थल पे यानी कि लैंड पे, और एक वाटर में जो रहते हैं इकोसिस्टम जो बनते हैं वाटर के अंदर, उन्हें अपन कहते हैं जलीय इकोसिस्टम। धरती पे, धरातल पे जो बनेंगे स्थल पे, उन्हें अपन ने कह दिया स्थलीय इकोसिस्टम, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये क्या हो गए, नेचुरल। अब भाई दूसरे जो ह्यूमन बनाता है यानी कि जो मैन मेड होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें जैसे अपन ने अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बना लिया, वो अपना एक इकोसिस्टम हो गया। अब एक्वेरिया बना लिया, उसके अंदर मछलियां रख ली, वो अपना एक इकोसिस्टम हो गया। तो जो इंसान खुद बना रहा है कोई छोटे छोटे इकोसिस्टम, उनको अपन कहते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और जो नेचुरली पहले से प्रेजेंट है उन्हें अपन कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। आ गया समझ में भाई। अब देखो स्थल के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, अपने डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जंगल वंगल हो गए, ये पहले से प्रेजेंट है, इनका डेवलपमेंट होता गया। तो ये क्या है, अपने पारिस्थितिकी तंत्र है स्थलीय वाले। जलीय वाले कौन कौन से हो गए, जैसे समुद्र, और ये जो है अपने जलीय हो गए। जलीय के अंदर जो है 2 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, एक है ताजा पानी और एक खारा पानी। ताजा पानी के अंदर अपने आते हैं लोटिक और लैंटिक। कौन कौन से आते हैं, लोटिक और लैंटिक। आपको याद रखना है कि लोटिक के अंदर क्या आएगी, केवल रिवर्स आएगी, केवल नदियां आती है लोटिक के अंदर,
और लैंटिक के अंदर क्या आएगी, अपनी तालाबें और झील जो है वो लैंटिक के अंदर आएगी। देखिए लोटिक के अंदर कौन कौन सी है, इसके अंदर है केवल रिवर यानी कि नदियां, और लैंटिक के अंदर कौन सी है, तालाब और झीलें आ जाएंगे। उसके बाद खारे पानी में समुद्र और महासागर जो है खारे पानी का आ जाएगा। तो इस तरीके से जो स्थलीय है उसके अंदर आ गया अपना डेजर्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, और जलीय जो है उसके अंदर अपने दो तरीके के आ गए भाई, ताजा पानी और खारा पानी। ताजा पानी में क्या आ जाएगा, लैटिक और लोन्टिक, यानी कि लोटिक जो है वो अपने आ जाएंगे रिवर, और जो लैंटिक है वो अपनी आ जाएगी ये तालाब और झीलें। उसके बाद जो खारा पानी है उसके अंदर अपनी आ जाएगी समुद्र और महासागर। आ गया समझ में। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप ये देखिए, आप पूछेंगे कि भाई पढ़ा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन का आइडिया बताइए कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है इससे बनेंगे। तो इसमें देखो आपको एक फूड चेन दे देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि फूड चेन क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। आपको एक खाद्य श्रृंखला दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है, या फिर आपको पूछ लेंगे कि एक एग्जाम्पल दे दिया कि इसको ये खाता है, इसको ये खा जाता है, तो इसमें ये वाला जो जीव है वो क्या है, उत्पादक है, शीर्षस्थ उपभोक्ता है या प्राथमिक उपभोक्ता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। डायरेक्ट ये पूछ लेंगे कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कौन है, या फिर ये पूछ लेंगे कि भाई इस जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। साथ के साथ कि भाई ऊर्जा का प्रवाह जो हो रहा है, यानी कि ऊर्जा जो ट्रांसफर हो रही है एक जीव से दूसरे जीव में, वो कितने % हो रही है, और ये वाला नियम किसने दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके इस टॉपिक से एग्जाम में बनेंगे। आगे समझ में। चलिए जैविक घटकों के अंदर अपन देखते हैं कि उत्पादक आते हैं, अपने उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। उत्पादक में क्या क्या आ जाएंगे, जितने भी पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें अपन कहते हैं स्वयंपोषी, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। साथ के साथ जितने भी साइनोबैक्टीरिया है जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना कार्य करते हैं, तो उन्हें अपन किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, उत्पादकों की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अब भाई इन्होंने खाना बना लिया, इनके अंदर ऊर्जा आ गई, ये जो ऊर्जा है किस में ट्रांसफर होगी, दूसरे जीव में ट्रांसफर होगी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता में ट्रांसफर होगी। तो ये जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है एक जो अपना उत्पादक है उससे उपभोक्ता के अंदर, तो ये लॉ किसने दिया, ये दिया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लिंडेमैन। इन्होंने क्या कहा कि भाई जब एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वो केवल 10% होता है उस ऊर्जा का। जैसे मान लो कि 1000 किलो कैलोरी उस उत्पादक के अंदर प्रेजेंट है, इतनी ऊर्जा उसके अंदर प्रेजेंट है। अब उस ऊर्जा का केवल 10% ही, यानी कि इस 1000 का केवल 10%, तो कितना हो गया इसका 10% काट दो इसको, तो कितना हो गया, केवल 100 किलो कैलोरी जो है वो दूसरे जीव को मिल पाएगी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को मिल पाएगी। आगे समझ में। तो ये आपका एक स्पेशल पॉइंट है कि लिंडेमैन ने एक लॉ दिया, एक नियम दिया जिसमें उसने कहा कि भाई ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। अब जब इस प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा तो इसमें इस 100 का 10% ही जाएगा केवल। तो इस तरीके से केवल 10% ऊर्जा ही जो है वो स्थानांतरित होती है एक जीव से दूसरे जीव में। तो आगे समझ में भाई, उत्पादकों में क्या आ गए, अपने उत्पादक के अंदर अपने आ गए जितने भी पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने भोजन स्वयं बनाते हैं और वो स्वयंपोषी होते हैं। फिर अपने आ जाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता मैंने आपको बताया प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाएंगे, और जो इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाएंगे वो क्या हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता, और जो इन द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाएंगे उन्हें हम कहते हैं शीर्षस्थ उपभोक्ता, जो बिल्कुल टॉप पे रहते हैं। देखिए इधर उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक और शीर्षस्थ जो बिल्कुल टॉप पे रहेंगे, जिन्हें कोई भी नहीं खाएगा। अब घटक के अंदर अपन ने क्या देख लिया, जो कार्बनिक पदार्थों को बनाएंगे, यानी कि जीवाणु कवक जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। चलिए उत्पादकों का मैंने आपको बता दिया। ऊर्जा का हमारे पास केवल एक ही स्रोत है, क्या है, सूरज। सूरज से अपनी ऊर्जा ये स्थानांतरित करेंगे, खुद के अंदर खाना बनाएंगे ये उत्पादक। फिर उन उत्पादकों को कौन जो है खा लेगा, प्राथमिक उपभोक्ता खा लेंगे। देखिए इधर
ये क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा इनको मिल रही है सूर्य से, इसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर जो है ये चेंज कर देते हैं। अब ये क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा अपन ने, कन्वर्टर यानी कि परिवर्तक। क्या कहते हैं, परिवर्तक। चलिए, उपभोक्ता मैंने आपको बता दिया, ये पादपों पर निर्भर होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, क्योंकि अपना खाना किससे ले रहे हैं, पेड़ों से ले रहे हैं। अब ये जो है उत्पादकों पर निर्भर रहेंगे, द्वितीयक उत्पादक भी कहलाते हैं, जैसे कि क्योंकि जो अपने उत्पादक है उनको जस्ट ये खा रहे हैं तो पहले नंबर पे आ रहे, तो ये द्वितीयक उत्पादक भी कहलाते हैं, जो कि नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे मधुमक्खी द्वारा शहद का निर्माण, गाय द्वारा दूध का निर्माण। चलिए, फिर अपने आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो केवल शाकाहारी होते हैं उन्हें अपन कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि जो केवल पेड़ पौधे खाएंगे, घास खाएंगे, इनको अपन ने बोल दिया प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे ये हो गया अपना, इसके एग्जाम्पल गाय हो गया, खरगोश हो गया, हिरण हो गया, ये क्या करेंगे, केवल पेड़ पौधे खाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं अपने द्वितीय उपभोक्ता, ये क्या करेंगे, इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा जाएंगे, यानी कि इन खरगोश को, हिरण को, इनको कोई दूसरा जानवर जो है वो आके खा जाएगा। तो ये क्या हो गए, अपने द्वितीय उपभोक्ता हो गए। जैसे लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये सारे क्या है, अपने द्वितीय उपभोक्ता। कीटाहारी पौधे, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में, लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था कि यूट्रिकुलेरिया ड्रोसेरा जो है क्या करते हैं, कीट भक्षी पादप है, यानी कि कीटों को खा जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से द्वितीयक उपभोक्ता हुए, क्योंकि ये किसी को खा जा रहे हैं, तो ये मांसाहारी हुए, तो इनको अपन कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। थर्ड अपने होते हैं शीर्षस्थ उपभोक्ता, जो द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण कर जाएंगे, उन्हें अपन कहते हैं शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो ये अपने उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए। थर्ड अपने आते हैं अपघटक। क्या आते हैं, जिसे अपन कहते हैं डिकम्पोजर्स। क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। ये क्या करेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं, इसीलिए इन्हें अपन कहते हैं डिकम्पोजर्स, यानी कि अपघटक। अब देखिए, ये ट्रांसफार्मर भी कहलाते हैं, क्योंकि भाई जटिल को सरल में चेंज कर रहे हैं, इसी वजह से अपन ने इनको क्या कह दिया, रूपांतरक कह दिया, यानी कि ट्रांसफार्मर्स कह दिया। ये मरे हुए, जैसे आपने देखा होगा कि कई जब कोई जो पत्तियां हैं वो सड़ गल जाती हैं, तो सड़ गल के वो अपघटित हो जाती हैं। जैसे कोई जानवर मर गया तो वो जो है उसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं बहुत सारे, तो ये क्या हो गए, मरे हुए जीवों का अपघटन करते हैं, इसीलिए इन्हें मृतोपजीवी भी कहा जाता है। यानी कि कोई भी जानवर मर गया, पत्तियां जो है सड़ गल गई, उनके ऊपर ही ये सरवाइव करते हैं, उनको अपघटित करते हैं, इसीलिए अपन इनको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी भी कहते हैं। तो आ गया समझ में। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक घटकों के अंदर अपने क्या क्या आ गए, उत्पादक आ गए, उपभोक्ता आ गए, अपने अपघटक आ गए। चलिए, अब ये कैटेगरी आती है अपनी अपरदहारी की। ये क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा केचुए वगैरह जो हैं, ये मिट्टी के अंदर रह के क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो ये कैटेगरी इसकी अलग से आती है अपनी। चलिए, नेक्स्ट आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और एग्जाम का एक अच्छा क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय या फिर चारों ओर। तो अपने को क्या लगाना है, केवल एक दिशीय। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो, जैसे मान लो कि सूरज से उत्पादक जो है पेड़ पौधे, उन्होंने अपना खाना बनाया, इन्होंने अपनी ऊर्जा ले ली, ठीक है। अब ये ऊर्जा जब प्राथमिक उपभोक्ता में ट्रांसफर हो गई, तो वापस ये उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता से ये जो है उत्पादक अपनी ऊर्जा वापस नहीं ले सकते। मतलब एक बार जिसको जो सामान दे दिया वो उसके पास रहेगा, फिर उससे तीसरे के पास जाएगा, ये वापस नहीं आएगा घूम के। इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, हमेशा एक दिशीय होता है। एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो क्या है, एक दिशीय। यानी कि केवल इसी तरीके से ये जो चेन है वो चलेगी, इन प्राथमिक उपभोक्ता से या द्वितीयक उपभोक्ता से वापस उत्पादकों में ये ऊर्जा नहीं आएगी, और केवल 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। यानी कि लिंडेमैन ने ये वाला एक लॉ दिया, एक नियम दिया कि केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। अब देखो,
सूर्य से उत्पादकों में ऊर्जा आई केवल 10%, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और फिर शीर्षस्थ उपभोक्ता। आगे समझ में। इस तरीके से ये क्या निर्माण करते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। जैसे ये सूरज है, सूर्य से इसने क्या ले ली, एनर्जी ले ली, अपनी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया, पेड़ पौधों को मिल गई, फिर ये ग्रास हॉपर ने इसको खा लिया पेड़ पौधों को, तो ये क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ये चूहा क्या हो गया, सेकेंडरी उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर ये हो गया अपना शीर्षस्थ उपभोक्ता यानी कि टॉप कंज्यूमर। आगे समझ में। तो ये एक को बाद एक जानवर जो है एक दूसरे को खाते जा रहे हैं, अपनी ऊर्जा जो है वो लेते जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहे हैं, तो इन्हें अपन कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। यानी कि एक जीव दूसरे जीव को खा के या फिर दूसरे उत्पादकों से और इनसे अपना भोजन प्राप्त करता है और एनर्जी प्राप्त करता है, उसको अपन बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ये जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है वो 3 टाइप की होती है भाई। कितने टाइप की, 3 टाइप की होती है। अब ये खाद्य श्रृंखला एनवायरनमेंट में होना क्यों जरूरी है भाई। अगर खाद्य श्रृंखला नहीं हो तो अपना जो पारिस्थितिकी तंत्र है, अपना जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, एकदम खराब सा हो जाएगा, कुछ मेंटेन ही नहीं रहेगा। कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, बस यही चलता रहेगा फिर। तो मेंटेनेंस के लिए ये जो फूड चेन्स है, फूड वेब है, यानी कि खाद्य श्रृंखलाएं हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो केवल शाकाहारी है वो केवल पेड़ पौधे ही खाएगा, जो मांसाहारी है वो केवल मांस ही खाएगा, तो ऐसा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक पेड़ को एक जानवर ने खाया, उसके साथ साथ दूसरा जानवर भी उसको खाता है, लेकिन उनके ऊपर जो उपभोक्ता है यानी कि दूसरे जानवर है, उनमें से एक को खाता है लेकिन दूसरे को नहीं खाता। तो एक तरीके से एक जटिलता सा निर्माण कर लेते हैं, एक जटिल कॉम्प्लेक्स सी संरचना बना लेते हैं ये सब मिलके, तो उसको अपन बोलते हैं खाद्य जाल यानी कि फूड वेब। क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला जिसे अपन कहते हैं फूड चेन। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों को भोजन की आवश्यकता की निर्भरता के आधार पर एक पर क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या है, अपना खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं, अपन पोषण स्तर कहते हैं। अब जैसे मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है, इधर ये पेड़ आ गए, फिर पेड़ को खा लिया ग्रास हॉपर ने। किसने खा लिया, ग्रास हॉपर ने खा लिया, यानी कि टिड्डे ने खा लिया। फिर इसके बाद ग्रास हॉपर को चूहे ने खा लिया, रैट ने खा लिया। तो इस तरीके से ये जो फूड चेन है वो चलती जाती है एक क्रम में, एक सीरीज में। इनको अपन बोलते हैं फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखलाएं। पहली अपनी आती है ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि शाकवृत्ति खाद्य श्रृंखला। ये क्या होगी, उत्पादकों से चालू होगी और कहाँ तक जाएगी, शीर्षस्थ उपभोक्ता तक जाएगी। देखिए, उत्पादक से शीर्षक उपभोक्ता को जाने वाली जो चेन है वो कौन सी हो गई, अपनी शाकवृत्ति यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन। देखिए, जंगल में कोई ग्रेजिंग फूड चेन बन रही है, तो देखो ये घास है, घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया लोमड़ी ने और लोमड़ी को खा गया शेर। तो ये एक क्रम में चलती जा रही है। इसमें क्या हो रहा है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है, उत्पादक है, वो नंबर में ज्यादा है, और जब अपन शीर्षस्थ उपभोक्ता की साइड जा रहे हैं तो नंबर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो देखो, जब उत्पादकों से उपभोक्ता की साइड जाएंगे तो इसमें जीवों का नंबर जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन जो जीवों का आकार है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, देखिए इधर। तो ये हो गई अपनी शाकवृत्ति खाद्य श्रृंखला एक जंगल की। अब जंगल के अलावा अगर अपन देखते हैं सेकंड, तो ये अपनी जलीय खाद्य श्रृंखला। इसमें देखो पानी में ये चालू हो रही है, तो पानी के अंदर यानी कि आप एक समुद्र ले लो या कुछ भी ले लो, उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स है, यानी कि उन्हें अपन क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। छोटे छोटे प्लांट्स है, उनको छोटे छोटे जू प्लैंक्टन, छोटे छोटे जीव है, उन्होंने खा लिया। पादप प्लवकों को कौन खा गया, फिर जंतु प्लवक खा गए। अब जंतु प्लवकों को क्या खा गई, छोटी मछलियां खा गई, फिर छोटी मछलियों कौन खा गया, बड़ी मछलियां। तो देखो इसमें पहले क्या है, नंबर्स ज्यादा है, फिर नंबर क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन जो आकार है इन जीवों का, साइज जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आ गया समझ में। तो ये क्या हो गई अपनी ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि शाकवृत्ति खाद्य श्रृंखला। सेकंड अपनी आती है पैरासिटिक फूड चेन यानी कि परजीवी खाद्य श्रृंखला।
ये उत्पादक से शीर्षस्थ की ओर बढ़ने पर प्रत्येक पोषण स्तर पे जीवों की संख्या में जो है बढ़ता जाता है, लेकिन उनका आकार जो है वो क्या है, घटता जाता है। अब देखिए ये जो पेड़ है उसका आकार ज्यादा है, इस पे जो छोटी छोटी बर्ड्स है वो आई। अब ये बर्ड्स ने जो है उत्पादकों से अपना खाना ले लिया। अब इन बर्ड्स को ये जो पैरासाइट्स है जो इनकी बॉडी पे रहते हैं परजीवी की तरह, वो इसको खा जा रहे हैं। तो इनका क्या है, नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनका जो साइज है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिसे अपन कहते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या होगा, उत्पादकों से चालू होके ये किस पे खत्म होती है, शीर्षस्थ उपभोक्ता जो कि क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, और उनका नंबर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन उसका साइज क्या होता है, कम होता है। आगे समझ में। थर्ड अपनी आती है डेट्रियस फूड चेन, यानी कि अपराधी खाद्य श्रृंखला। इसमें देखो क्या होगा, यह सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला है जो मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है तथा अपराधारी पर समाप्त हो जाती है। अब देखो इधर, मृत जैविक पदार्थों से शुरू होकर अपराधारी, यानी कि अपन ने देखा था, क्या देखा था, केंचुए वगैरह जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उन पर ये जाके खत्म हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं अपराधी खाद्य श्रृंखला। तो 3 तरह की अपनी फूड चेन हो गई। कौन कौन सी हो गई, पहली हो गई शाकवृत्ति फूड चेन यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरी अपनी हो गई पैरासिटिक फूड चेन यानी कि परजीवी खाद्य श्रृंखला, और तीसरी हो गई अपनी अपराधी खाद्य श्रृंखला। तो इस तरीके से ये श्रृंखलाएं मिलके क्या करती है, एक इकोसिस्टम का निर्माण करती है। अपने इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र में फूड चेन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत इनरेगुलरिटी सी आ जाएगी इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। अब जरूरी थोड़ी है कि एक पेड़ को केवल एक जीव ही खाए, बहुत सारे जानवर जो है उन पेड़ों को खा सकते हैं, और कुछ जो जानवर होते हैं, कुछ जो जीव होते हैं वो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। उनको खाना मिल जा रहा है तब तो वो मांस खा लेंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा तो वो घास खा लेंगे। तो इस तरीके से ये जो फूड चेन होती है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एक जटिल फॉर्म में जब बन जाती है तो इसको अपन बोलते हैं खाद्य जाल यानी कि फूड वेब। क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। जब खाद्य श्रृंखलाएं पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन तथा ऊर्जा के प्रवाह के केवल एक भाग को प्रदर्शित करती है जो साधारण व पृथक संबंधों पर लागू होती है, जबकि यह पारिस्थितिकी तंत्र में कभी कभार ही होता है। पारिस्थितिक तंत्र में अधिक खाद्य श्रृंखलाएं जो है परस्पर जुड़ी रहती हैं। ये जो खाद्य श्रृंखलाएं मैं आपको बता रही हूँ जैसे परस्पर जुड़ी रहती है, यानी कि एक पेड़ को बहुत सारे जीव खा जा रहे हैं, फिर उन जीव में से कोई जीव किसी को खा जा रहा है, दूसरा जीव आके दूसरे जीव को खा जा रहा है, तो ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है। इसको एक ने खा लिया, इसको दूसरे ने भी खा लिया, इसको तीसरे ने भी खा लिया, फिर इसको कोई और भी खा गया। तो इस तरीके से एक जटिल संरचना का निर्माण कर लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं खाद्य जाल यानी कि फूड वेब। देख लिए जी इधर, देखिए इधर, एक ही खाद्य संसाधन अनेक श्रृंखलाओं का हिस्सा होता है। जैसे कि एक पेड़ हो गया, वो बहुत सारे जीवों का खाना है, विशेष रूप से जब संसाधन निचले स्तर पर हो। तो निचले स्तर पे सबसे ज्यादा क्या रहेंगे, अपने पेड़ पौधे रहते हैं, तो वो क्या है, बहुत सारे जीवों का खाना है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला परस्पर संबंधित होकर एक जाल का निर्माण करती है जिसे अपन खाद्य जाल कहते हैं। और ये देखो, खाद्य जाल जितना ज्यादा जटिल होगा पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही ज्यादा अपना स्थायी होगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर मान लो कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही ये खा के, तो इंसान क्या करेगा, दूसरे जीव को खा लेगा, अपनी फूड जो है उसको क्या कर लेगा, उसको खा लेगा। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज्यादा जटिल होगा, उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, अपना स्थायी होगा। चलिए ये देखिए फूड चेन का एक डायग्राम है। जैसे ये घास है, देखिए इधर, इस घास को इस ग्रासहॉपर ने भी खा लिया, फिर इस ग्रासहॉपर को क्या खा गई, एक चिड़िया खा गई, चिड़िया को क्या खा गया, स्नेक खा गया, एक सांप खा गया, और सांप को ये हॉक ने खा लिया। अब देखिए, अब इस ग्रास को ये चूहा भी खा रहा है और इस ग्रास को ये रैबिट भी खा रहा है। तो एक ही उत्पादक को बहुत सारे जो जानवर है वो खा रहे हैं, जंतु। अब इन जंतुओं को अलग अलग जो जानवर है, अलग अलग जो जीव है वो खा रहे हैं। इस माउस को ये आउल भी खा सकता है और इसको डायरेक्ट ये जो बाज है ये भी खा सकता है।
तो भाई क्या है कि एक जीव को बहुत सारे अनेक जीव भी खा सकते हैं और उत्पादकों को बहुत सारे उपभोक्ता खा सकते हैं। ये क्या कर लेंगे, एक देखो जाल सा बना लिए, एक कॉम्प्लेक्स सी संरचना फॉर्म कर ली, इसको अपन ने बोल दिया खाद्य जाल, जो कि अपने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा इकोसिस्टम में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, बायोटिक कंपोनेंट्स जैविक घटक और एक अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंदर अपनी जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो आ जाएगी। जैविक घटक के अंदर अपने क्या आ जाएंगे, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आ जाएंगे। उत्पादक में पेड़ पौधे आ जाएंगे, उपभोक्ता में जितने भी जानवर हैं, जो उपभोक्ता जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे अपन, प्राथमिक, द्वितीयक और शीर्षस्थ उपभोक्ता। उसके बाद अपघटक में क्या आ जाएंगे अपने, जो कि जीवाणु और कवक आ जाएंगे। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो दो तरीके का होता है, या तो होगा प्राकृतिक या होगा कृत्रिम। प्राकृतिक के अंदर स्थलीय भी हो सकता है, जलीय भी हो सकता है। कृत्रिम जो कि ह्यूमन मेड होगा, मैन मेड होगा, जैसे उद्यान हो गया, एक्वेरिया वगैरह हो गए, ये अपने हो गए पारिस्थितिकी तंत्र। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो है फूड चेन प्रेजेंट होती है, एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है, एक जीव से दूसरे जीव में कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है, तो 10% जो है ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। ये नियम किसने दिया, ये लॉ किसने दिया, ये दिया लिंडेमैन ने दिया। तो केवल 10% ऊर्जा ही जो है उत्पादक से उपभोक्ता में जा रही है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता में जा रही है। ये किसने दिया, लिंडेमैन ने दिया। जो अपनी खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो 3 टाइप की होती है, शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला और अपरदी खाद्य श्रृंखला। तो सबसे छोटी फूड चेन कौन सी है, अपरदी खाद्य श्रृंखला। जो अपनी शाकवृत्ति है वो उत्पादकों से चालू होकर शीर्षस्थ उपभोक्ता तक जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो आकार है वो तो अपना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन जो नंबर है वो घटता जाएगा। दूसरी अपनी आती है पैरासिटिक फूड चेन, यानी कि परजीवी खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे अपन ऊपर की साइड जाएंगे, टॉप कंज्यूमर तक जाएंगे, तो नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जो साइज है, इनका आकार जो है जीवों का, वो कम होता जाएगा। और अपरदी खाद्य श्रृंखला है, मृत कार्बनिक पदार्थों पे चालू होती है, अपघटक पे खत्म हो जाती है, बहुत छोटी सी फूड चेन है। और ये सारी फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन मिलकर किसका निर्माण करती है, खाद्य जाल का निर्माण करती है, जिसे अपन कहते हैं फूड वेब। और ये फूड वेब क्या होता है भाई, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई, फूड वेब का निर्माण कर लिया। जितना जटिल फूड वेब है उतना जटिल अपना क्या है, उतना बढ़िया, यानी कि उतना स्थायी अपना क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।